अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की टीम तो 5 अगस्त को खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो हैपनिंग्स हैं वो इतनी हैं, चाहे वो कोविड-19 के दौरान ही के कुछ ना कुछ बहरहाल होता रहता है और ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट का ट्रेडमार्क है। और मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फ़ैज़ान लखानी को सब लोग जानते हैं। फ़ैज़ान, मेरे ख्याल में हमारा बहुत ही अच्छा टाइम पहले तो गुजर गया कोविड-19 में, थैंक्स टू द हाँ। कंट्रोवर्सीज़। कुछ ना कुछ होता रहा। रमज़ान मुझे याद है थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया था क्योंकि उसमें बिल्कुल ही कुछ हैपनिंग्स नहीं हो रही थी। बट वाओ! पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। नो पाकिस्तान टीम नॉट प्लेइंग फॉर द लास्ट 100 डेज़, बट अ सिंगल डे नॉट विदाउट समथिंग जो हम ना रिपोर्ट कर सके हों, कुछ ना कुछ। हाँ। अच्छा गफ्फार, पता है इसमें नेगेटिविटी ऑन द साइड, थोड़ा हुँ, सा क्रेडिट पीसीबी और पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट को भी जाना चाहिए कि जो हुँ, उन्होंने ऑनलाइन सेशंस वगैरह मीडिया के साथ करवाए और जो इंटरव्यूज लाइन अप करवाए, वो भी उन्होंने भी बड़ा इफेक्ट किया। और फिर खुद हमने भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए डिजिटल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब अंदाजा हो गया कि किस तरह काम हो सकता है, तो फिर हुँ, सबने ही ज़ूम पर अपने इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए। और अब प्रोबब्ली जिस तरह एक ज़माने में व्हाट्सएप रिपोर्टिंग का अहम हिस्सा बन चुका था, आज ज़ूम और इस तरह के दीगर एप्लीकेशंस हमारी रिपोर्टिंग का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बात अब इससे ये साबित होती है कि अगर आप काम करना चाहें तो घर से बाहर निकले बगैर भी अपनी एक डिवाइस पर भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो नौजवान सुन रहे हैं वो ये बिल्कुल ये ना समझें कि कोविड-19 के बाद भी ये करना है। हम लोगों ने फ़ैज़ान ने तो शायद मेरे ख्याल में फ़ैज़ान कितने अर्सा हो गया आपको फ़ील्ड में टोटल? मुझे तो खैर तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई। 2 दहाइयाँ भाई, 20 साल भाई ने जो है वो सही मानों में जो हम रिपोर्टर हैं, हमने मैं भी 1 डेढ़ साल से थोड़ा कम हो गया, वरना सही मानों में जो कहते हैं ना कि हमने खाक छानी है, हमने धूपें हाँ, खाई ऑफ हैं, कोर्स, हमने ऑफ कोर्स। ऐसी ऐसी देखो कवरेजेज़ की हैं कि गफ़ार, भागना पड़ा हमें जो खबर के हमें पीछे। इवन अब जो घर बैठे बैठे ज़ूम पे हुँ, एक्सेस मिल जाता है ना, उसकी हुँ, वजह ये है कि पिछले 15-20 साल की मेहनत है। नहीं सही। अगर आज वहीद भाई अपने डिजिटल पे काम कर रहे हैं, वहीद खान साहब, तो उनका एक नाम है। उन्होंने 3 दहाइयाँ लगाई है, अच्छा खासा बिल्कुल, टाइम गुज़ारा है फ़ील्ड में। 80s से वो जर्नलिज़्म में हम सबके उस्ताद हैं। उन्होंने नाम बनाया, मेहनत की है। तो अगर आज आप ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के काबिल बने, तो इसके पीछे आपकी मेहनत है कि आप किसी से राब्ता करते हैं और वो आपको अवेलेबल होता है। हमें प्रोबब्ली अज़हर अली वैसे ही अवेलेबल नहीं हो जाता, वसीम खान वैसे ही अवेलेबल नहीं हो जाता अगर हमारे क्रेडेंशियल पर कुछ ना होता। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। और जो नए आने वाले एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि यार मेहनत करें, फील्ड में निकलें। और हम आज भी फील्ड में निकलते हैं। ये तो आजकल हालात ऐसे हो गए, हुँ, तो हमने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि इसके बाद हमारे जो काम करने का जो एक दायरा है गफ़ार, वो बिल्कुल। प्रोबब्ली हमारे जुरिसडिक्शन से बढ़ जाएगा। अभी हम हुँ, कराची के हद तक इवेंट करते हैं। आपने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की जब वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची थी और उनकी ज़ूम के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो अब जो ये ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है, या अब मैं यहाँ से अप्रोच करना चाहूँ कि यार मुझे माइकल हॉल्डिंग का इंटरव्यू करना है या मुझे किसी इंग्लिश क्रिकेट का इंटरव्यू करना है, तो उससे ज़ूम के थ्रू मैं यहाँ से बैठ के भी इंटरव्यू कर सकता हूँ। बट अगेन वो एक्सेस आपको उसी वक़्त मिलेगा जब आपके कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश होंगे। और कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं जब आप मेहनत करते हैं, फील्ड में निकलते हैं और आपने कुछ काम किया होता है। बिल्कुल फ़ैज़ान ने ठीक कहा। और जो जो नए आने वाले हैं उनके लिए आखिर में एक ज़रूर मैं सवाल फ़ैज़ान से और करूँगा, क्योंकि बहुत पहले लोगों ने इस हवाले से मुझे कहा था। मैंने 1-2 चीज़ें जो मेरी नाक़िस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैंने वो बताई थी। लेकिन फ़ैज़ान, कम बैक टू द लेटेस्ट न्यूज़ आज बल्कि अब तो गुज़रा हुआ कल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचानक दानिश कनेरी और सलीम मलिक के जवाबात के नाम से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया। और हुँ। ऑब्वियसली दानिश के मामले पर तो हम सब बहुत क्लियर थे शुरू से ही कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर ये पाबंदी लगाई है। दानिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ही बात करते रहे। और एक चीज़ ज़रूर है कि दानिश ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया है, सही किया, लेकिन किसी हद तक सोशल मीडिया का बड़ा उन्होंने अपने लिहाज से सही इस्तेमाल करके, अपने लिहाज से, अपने केस को नेगेटिव नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल किया। नेगेटिव भी, वो और अपने रिलीजियस केस कार्ड को भी उठाते रहे। बीच में आया। हुँ, अपना केस वो खुद खराब कर रहे हैं। हुँ, मैं ये समझूँगा। अगर दानिश को अपना बैन अनडू करना है, तो उनके पास वाहिद रास्ता इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता इस बैन को अनडू। सॉरी। और जो प्ली दानिश ने ली थी माज़ी में, उस वक़्त भी मैंने यही पॉइंट उठाया था कि जो वो प्ली ले रहे हैं कि बास प्लेयर्स को इजाज़त दे दी गई, वो उस सूरत में इजाज़त मिली थी जिस तरह आमिर का उन्होंने नाम लिए बगैर हवाला दिया था। हुँ, वो उस सूरत में होती है जिसमें एक टर्म डिसाइडेड होता है लाइफ में आपके सस्पेंशन का।
लाइफ बैंड के प्लेयर्स के लिए वो नहीं होता कि आपको थोड़ा सा पहले डोमेस्टिक खेलने की इजाजत दी जाए। वो जब आप एक टर्म डिसाइडेड होता है, जिस तरह आमिर को 6 माह पहले डोमेस्टिक की इजाजत ठीक है। दे दी गई थी, तो अब दानिश कनेरिया सिर्फ मीडिया की जीनत बन रहे, कंटेंट बन रहे मीडिया का। अगर उनको सही मानों में अपना केस लड़ना है तो इंग्लैंड जाके लड़े, और जो पिछले उनके जो मसले मसाइल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ है उसको भी हल करें। ऑलरेडी वो एक बार अपील का हक तो इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब देखें इनको कानूनी जो मुशीर है वो इनको किस तरह आगे लेके जाते हैं। लेकिन एंटी करप्शन कोड इसमें बड़ा क्लियर है, पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ही दानिश कनेरिया की सुनवाई करनी पड़ेगी। फैजान ने जो कहा ना कि क्रिकेट डिसिप्लिनरी कमीशन के सामने अपील उनकी जो है वो रिजेक्ट हुई थी, फिर लंदन हाई कोर्ट के कमर्शियल बेंच में उनके सामने अपील की जो ऑब्वियसली डिसमिस हुई, फिर उसके बाद उन्हें सिविल डिवीजन की अदालत में भी वहां बात की जिससे मुस्तरद कर दिया गया। तो फैजान टेक्निकली स्पीकिंग जो लोग कह भी रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में जाके शायद वो कोई अब दोबारा कोई मिन्नत समाजत कर सकते हैं, कोई रास्ता बचा भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी प्रेस रिलीज में काफी उसमें रेफरेंसेस दे दिए कि क्रिकेट डिसिप्लिनरी कमीशन है, फिर उसके बाद लंदन हाई कोर्ट का कमर्शियल बेंच है, फिर सिविल डिवीजन की उनकी एक कोर्ट है। सब जगह से तो दानिश को ऑलरेडी जवाब मिल चुका हुआ है। देखिए, दानिश ने जो सबसे बड़ी गलती की 2012 में उनको सजा सुनाई दी गई, उससे पहले से केस भी चल रहा था। हम्म। दानिश 6 साल तक इनकार ही रहा है, हम्म। मुसलसल हम सबको कहते रहे कि इनोसेंट, और शायद कुछ अर्से तक हम मैंने आपने इवन क्रिकेटर से भी हमारे दानिश को सिंपैथी मासूम थोड़ी सी हुई थी समझते रहे। उनके लिए। बिल्कुल। सिंपैथी लोगों को थी कि यार शायद हो सकता है कि ये ना हो, बट 6 साल बाद अचानक एक इंटरव्यू में वो इस बात का इंकशाफ करते हैं कि हाँ उन्होंने गलत काम किया, और अपने और गलती इंटरव्यू का, भी अपने नहीं था गिल्ट का, फैजान, वो एक डॉक्यूमेंट्री जो कि वो फिक्सिंग का। मतलब उसको इंटरव्यू दिया ना, मतलब वो उस और डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे इंटरव्यू ज्यादा था ना। दुख ये हुआ कि बट पाकिस्तान मीडिया के सामने, जैसे आपने कहा कतई नहीं, कलामी, दानिश आप वो अपना उसको एडमिट कर लेते। गफ्फार वो इररिलेवेंट है, पाकिस्तान मीडिया को देते या हम्म। अरब मीडिया को दिया। बात यह है कि जो आपको कन्फेशन होता है ना, वो आप बोर्ड को लिख के देते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करते हैं इंटरव्यू करने से, उस इंटरव्यू की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के आगे कोई हैसियत नहीं है लीगली। आप पीसीबी को लिखते हैं कि यार मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैं रिमोर्स शो करता हूं और मैं रिहैब के लिए तैयार हूं। तो आप इस तरह, तो ये तरीका बिल्कुल, ये रूट आपका सही नहीं था। बहुत सारे लोग ये अब भी कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में वो बात क्यों की, उस पर भी लोग कहते हैं। बहरहाल छोड़े, जजमेंटल हुए बगैर दानिश को यही करना चाहिए था कि ईसीबी को लिखते, अगर उन्हें कन्फेस करना था ना, ईसीबी को लिखते कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं अपने एतराफ से जुर्म करता हूँ। आपको याद होगा जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कमीशन ने फैसला सुनाया तो उन्होंने एक बड़ा मानीखिज जुमला इस्तेमाल किया था अपने फैसले में कि ही इज ग्रेव डेंजर फॉर टू द क्रिकेट। हम्म। तो ना वो बड़ा खतरनाक खतरा करार दिया था उनको क्रिकेट के लिए। तो देखो, वो बरतानवी अदालतें ऐसे ही फैसला नहीं करती, वहां पे तासुब नहीं चलेगा अदालत में। या आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसलिए डिस्क्रिमिनेट हुआ कि मैं पाकिस्तानी था, और वहां तो आप ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि मैं नॉन मुस्लिम था इसलिए मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया। बिल्कुल तो ठीक ये है। सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और जब इस तरह का जुमला कहीं ट्राइब्यूनल से ये आता है ना, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। ऐसे ही उन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं कर दी होगी। और जो दानिश पे बात आती रही कि उन्होंने, मसला है कि अगर खुद किसी के कहने पे एग्जीक्यूट कर रहे होते तो शायद उनको माफी मिल भी सकती थी, लेकिन आपने जानते बूझते, आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप इनफैक्ट दूसरों को बहकाने में आपने किरदार अदा किया। जो जजमेंट है उसके मुताबिक कि बिल्कुल आपने ठीक। दूसरों को इंसाइट किया, आपने दूसरे को इनकरेज किया, मैविल मेस्ट्रीट को। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है यार, इस तरह तो नहीं चल सकता। ठीक है, इससे पहले कि मैं सलीम मलिक पे आऊँ और फिर एक आध सवाल आपसे जर्नलिज्म के हवाले से होगा। दानिश कनेरिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है दानिश फैजान? अब क्या इस पीसीबी के ऑफिशियल जवाब के बाद दानिश की एक ट्वीट आई, उसके बाद मैंने देखा नहीं कि वो बेसिकली क्या, अगर आपकी बात हुई हो, क्या सोच रहे हैं, या क्या वे फॉरवर्ड है उनके लिए कोई? नहीं, मैं तो उनसे कतई मेरा कोई राब्ता नहीं है। ओके। जो उनकी ट्वीट थी वो भी बड़ी अजीब ट्वीट थी, और बड़े थ्रेटनिंग टोन में ट्वीट थी कि मेरा केस सलीम मलिक से या दीगर फिक्सर से ना मिलाया जाए, मेरा केस मुख्तलिफ है। ओ भाई, क्रिकेट करप्शन वो भी थी, क्रिकेट करप्शन आपकी भी है। और ठीक जब है। आप एपोलोजेटिक होते हैं ना, तो आप फिर ये धमकी आमिज रवैया आप नहीं अपनाते। जो दानिश ने आज अपनी ट्वीट में जो वीडियो में कहा था, वो भी उन्होंने एक गलत रवैया अपनाया कि मैं कानूनी तौर पर देखूंगा अगर किसी ने मेरा केस फिक्सर से मिलाया।
तो ये सारी चीजें दानिश को भी सोचनी चाहिए कि अपने रवैये भी देखने होंगे। और जो बीच में उन्होंने जो बात है कि जो अनफॉर्चुनेट रही कि इस तरह की चीजें सामने आई कि रिलीजियस कार्ड वो खेल रहे हैं, वो भी बड़ा गलत था। वे फॉरवर्ड उनके लिए सिंपल सा है, जो आज पीसीबी ने भी कहा और हम हमेशा कहते आए हैं कि भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लिखे, उनसे माफी मांगे, वहाँ रिमोर्स शो करें, और उसके बाद अगर ईसीबी के डिसिप्लिनरी पैनल की मर्जी होगी तो वो आपके केस को पुट अप करेंगे। ठीक है, दानिश को रिकैप करते हैं। सिर्फ यहाँ पे चीज बताऊं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो डिसिप्लिनरी पैनल था, उन्होंने दानिश पे, उनके डिसिप्लिनरी कमीशन ने जो है वो ताहयात पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उनके जो एक टीम मेट थे मरवन वेस्टफील्ड, उनको धर्म के खिलाफ एक मैच में उन्होंने अंडर परफॉर्म करने के लिए कहा था, और बाद में ये सारी चीजें वहां पर जो है वो इस हवाले से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मालूम हुई और फिर इस पे इंक्वायरी हुई थी। सलीम मलिक का केस क्योंकि बहुत, इसमें एक अलग चीज है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑब्वियसली, और जस्टिस कयूम रिपोर्ट के बाद और सबको इस बारे में पता है, जो कि सलीम मलिक का केस पिछले दिनों मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ, बल्कि पूरा मीडिया नहीं, कुछ मीडिया जहां के जरिए वो सारी चीजें आई। बहरहाल ये सलीम मलिक का राइट है। पीसीबी कहता है जी आईसीसी की जानिब से फराहम करदा अप्रैल 2000 के ट्रांसक्रिप्ट का आपने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद फिर आपके सामने वो खबर, एक लेटर भी उनका पूरे मीडिया की जीनत बना रहा, जिसमें उन्होंने खुद तहरीर किया 5 मई 2014 में कि जनाब मुशावरत और अपनी आज़ाद मर्जी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार हूँ, शायकीन से माफ़ी मांगता हूँ और रीहैब के अमल को शुरू करना चाहता हूँ, और फिर जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा रीहैब प्रोग्राम शुरू किया जाए। पीसीबी कहता है जनाब अप्रैल 2000 में गुफ्तगू के मंदरजात का जवाब ना देने का आपने इंतखाब किया था, पहले उस वक्त तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब आप तक उसका जवाब ना दें। ये क्या मामला है, तो थोड़ा एक बताइएगा। केस पेंडिंग है ना। जी हाँ। यार ये हुआ ये था कि उसी टाइम पे सन 2000 में, आपको याद होगा 2010 में भी जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ, वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने ब्रेक किया था। इसी बिल्कुल। तरह 2010 में न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने एक स्टोरी की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें सलीम मलिक के साथ कुछ गुफ्तगू थी, मुबैना गुफ्तगू थी, और उसमें मुबैना के तौर पर करप्शन के हवाले से बात थी। वो उसके ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसके जो गुफ्तगू हुआ था उस पर जवाब तलब किया गया था पीसीबी की जानिब से सलीम मलिक से, प्रॉब्ली उसी का रेफरेंस है। अब सलीम मलिक अगर उसका जवाब दे दें तो फिर पीसीबी केस को आगे बढ़ाएगा। सलीम मलिक का केस भी कॉम्प्लिकेटेड है, और अब समझ नहीं आ रहा कि पाबंदी लगने के कोई तकरीबन 20 साल बाद भी अब ये केस उठ रहा है। हाँ ठीक है, सलीम मलिक को अपना हक है, अगर वो समझते हैं वो बेकसूर है या वो अपना नाम क्लियर कराना चाहते हैं, ये उनका बुनियादी हक है। और अगर वो रिहैब से गुजरना चाहते हैं, पीसीबी ने जिस तरह तस्दीक की कि 2014 में उन्होंने ये लिखा था कि मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, अच्छी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन वहां पर ये लिखे, ये भी एतराफ करें ना कि गलती थी कौन सी। एक तरफ आप पब्लिक में आप कुछ और बातें करते हैं और एक तरफ आप पीसीबी को कुछ और लिखते हैं। मेरा ख्याल है कि सलीम मलिक अगर वाकई में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो ही शुड बी लिसन, उन पीसीबी उनको सुने। वापस आना ना आना एक अलहदा बात है, लेकिन हो सकता है वो कुछ और चीजें शेयर कर पाए। अच्छा, ये बात भी आज रिपोर्ट हुई, उसकी तस्दीक नहीं, क्योंकि सलीम मलिक का कोई ऑफिशियल मीडिया चैनल नहीं है, सिवाय ये कि वो मीडिया को उनके हवाले से चीज पता चले और रिपोर्ट हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के हवाले से कुछ खबर आई थी। प्रधान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या, क्योंकि जो मैंने अब तक इस केस को समझा है, मुझे नहीं लगता कि वो पीसीबी से कोई पॉजिटिव चीज निकलवा पाएंगे। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो जाते हैं, इट मीन्स कि पीसीबी उनकी नहीं बन रही और वो मजीद कुछ कहना चाहते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलेंगी, हेडलाइन चलेगी, इवेंचुअली फिर मामला नहीं जाएगा देखें, पीसीबी के पास। गफ्फार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपनी बात रखना, हम्म। देखो सलीम मलिक कोई इदारा तो है नहीं कि उसके पास तर्जुमान मौजूद हो, उसके पास एक सारा सिस्टम मौजूद है अपनी बात कहने का। तो उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, और उस हक से तो कोई उनको नहीं रोक सकता। अगर वो अपना मौकिफ देना चाहते हैं, दे, 100 बार दे, एक क्या सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ठीक है, हम्म। वो करे। लेकिन अ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो अपना मौकिफ देना भी चाहते हैं तो पीसीबी के सामने उस मौकिफ की कोई हैसियत नहीं होगी जब तक वो पीसीबी को अपना जवाब तहरीरी ये तौर पॉइंट पर है असल में, नहीं बिल्कुल ठीक। देते। तो ठीक, बहरहाल अवाम के सामने अगर वो अपना मौकिफ रखना चाहते हैं तो रखे, लेकिन ऑफिशियल हैसियत उस मौकिफ की उसी वक्त होगी जब वो पीसीबी को लिख के देंगे। लेकिन उनका हक है, और ये हक हर किसी का है। ये हक इनफैक्ट दानिश कनरिया का भी है कि वो अपना मौकिफ पेश करे, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। दानिश कनरिया की जो मिसाल थी, दानिश कनरिया का मसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का था, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको पाबंदी लगाई, तो वो वहां पे रुजू करें।
सलीम मलिक का मसला ये था कि यहाँ जस्टिस क्राइम कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए पीसीबी ने उनको उन पे लायक बैन किया था। तो सलीम मलिक पीसीबी से बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं और वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। और जहां तक बात है 2000 वाले ट्रांसक्रिप्ट की, तो वो भी जवाब दे दे। अगर सलीम मलिक कहते हैं मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो एक बार फिर मांग ले, एक बार फिर ले ले, फिर जवाब दे दे लेके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब तो बात पुरानी हो गई वैसे भी। जी, और आपने जैसे कहा कि वो पीसीबी ने चूंकि अब और ऑफिशियली उसमें इस एक बात और को कह दिया चीज है, वहां तो पे आपको जवाब तो देना सलीम पड़ेगा। मलिक सलीम मलिक को जो चीज एडवांटेज अब मिल सकता है, क्योंकि वो 2000 में न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट थी और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड पे अब पाबंदी लग चुकी है। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवालिया निशान लग चुका है। तो वो चीज प्रॉब्ली सलीम मलिक को वहां पे हेल्प और रही है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। अगर पीसीबी कहता है कि ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट फैजान ने रेस किया, जो कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड नाउ नॉट एग्जिस्ट, और यकीन तौर पर शायद सलीम मलिक अगर इस बात का जवाब दें। बहरहाल ये कि लीगल मामला भी है, तो हम तो सिर्फ इसके जो हकाइक हैं उन पे बात कर रहे थे। लेट्स सी, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश होगी कि ये दोनों मसले, खासतौर पर सलीम मलिक का मामला, जो कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है, तो वंस ये अब इसका एक को मंतकी अंजाम जरूर निकले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहरहाल कोई अच्छी हेडलाइन नहीं होती जब कोई हाँ, टेंटिव प्लेयर या हाँ। फिक्सिंग के और हवाले देखो, से अब आता ये गड़े मुर्दे बुनियादी तौर पे हो चुके हैं गफ्फार, है। चाहे सलीम अली हो, चाहे दानिश खलील हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म, दानिश अब जिस एज में आ गया, वो क्या क्रिकेट खेलेंगे? और जो उनके साथ एक स्टिग्मा लग गया है, तो वो क्या क्रिकेट को सर्व करेंगे? ये चीजें सोचनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, नाम क्लियर कराना है हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करें। अदालत मौजूद है, ट्राइब्यूनल मौजूद है, क्रिकेट बोर्ड मौजूद है। आप रिस्पेक्टिव जहां से आपको बैन लगा है, आप वहां पर बात करें। और आईसीसी के कवानीन भी इसमें बड़े वाज़ेह हैं। और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शायद आगे हमें जरूर नजर आएगी फैजान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्रिमिनलाइज करना जा रहा है इस फिक्सिंग के मामला को, और श्रीलंका में चूंकि हुआ। लेट्स होप कि ये काम वाकई प्रॉपरली हो जाए, यार क्योंकि ये बहुत हमारे पहले मुल्क में जरूरत है। ये बिल्कुल। ये फिक्सिंग बहुत पहले क्रिमिनलाइज हो जानी चाहिए थी। ये ऑफेंस बहुत पहले पहले अनफॉर्चुनेटली ये चीजें कुछ कवानीन इलीगल बैटिंग के अंडर आते थे, लेकिन अब प्रॉपर इसको फिक्सिंग को, क्रिकेट करप्शन को अलग करके एक कानून बनाने जा रहे हैं। एक और कानून की बड़ी अशद जरूरत है। गफ्फार, आपने बात छेड़ दी है। तो फिक्सिंग की तरह एक और चीज जो मुल्क की बदनामी का सबब बनती है अब्दुल गफ्फार, वो है डोपिंग। हम्म, और डोपिंग भी दुनिया में बहुत ज्यादा काबिल नफरत क्राइम है, स्पोर्ट्स की दुनिया में। बिल्कुल है। आप इसमें चीट करते हैं, फिक्सिंग में आप धोखाधड़ी करके खराब परफॉर्म करते हैं, इसमें आप धोखाधड़ी करके अगले से उसका हक छीनते हैं। तो फिक्स डोपिंग भी एज क्रिमिनल एज फिक्सिंग इज। चीटिंग है, स्पोर्ट्स में चीटिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स से मुतालिक इदारे हैं, डोपिंग पे सख्त से सख्त कवानीन होने चाहिए, क्योंकि ये भी कौमी शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। आपको याद होगा रशिया में कितना बड़ा स्कैंडल आया। बिल्कुल। हमारे यहाँ रिसेंटली भी साउथ एशियन गेम्स का जो स्कैंडल आया। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। और कहीं कहीं डेलिबरेटली भी होता है, कहीं कहीं गलती से भी होता है। तो जो मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं, फिक्सिंग के साथ साथ डोपिंग में भी, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और फैजान, आज एशिया कप, वर्ल्ड टी20 पे वैसे तो प्रेस रिलीज आ चुके हैं, सॉरी एशिया कप पे, वर्ल्ड टी20 पे तो शायद इस महीने में हमें किसी वक्त मिल जाएगा। और फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान सुपर लीग का मामला नवंबर में है। जस्ट मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूंगा फैजान। एशिया कप तो डिसाइड हो गया, उस पर आप कुछ ऐड करना चाहें? क्योंकि एक जानिब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद इस मामले पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, कि हम यूई के अंदर कराने का ऑप्शन रखते को, कि इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं था। ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स का मामला, फिर इंडिया खुद आईपीएल में इंटरेस्टेड, जो उनका राइट है। मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क को अगर अपने मफादात को या अपनी क्रिकेट को बूस्ट करने को कोई मौका मिल रहा है, तो वो तो जरूर करेंगे। आपका ओपिनियन क्या है? ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की पूरी हैपनिंग हुई थी, सौरव गंगुली का पहले ऐलान करना, फिर प्रेस रिलीज आना, पाकिस्तान को अब 2022 में होस्ट करना है, हाउ यू सम अप दिस? यार पाकिस्तान और श्रीलंका का तो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका था तबादले का। तो अब उस पे तो दोनों बोर्ड ने म्यूचुअली किया था, तो उस पे तो कोई मसला नहीं है। बात ये कि एक दिन पहले सौरव गंगुली की बात भी जो थी, वो विक्रांत को इंटरव्यू में उन्होंने बात की, तो उन्होंने ऐलान नहीं किया था। उन्होंने प्रॉब्ली एक, जब सुनने तो अंदाजा होता था, वो एक फ्यूचर क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। तो उसको इसी तरह ले।
शायद इस कॉन्टेक्स्ट में हम भी बात कर रहे होते हैं, हमारे बोर्ड सरबराह भी बात कर रहे होते हैं, शायद हमारे इरफान मानी सानमानी साहब साहब ने ने भी कहा इस था हवाले कि से वर्ल्ड T20 इस मुश्किल हवाले से हाँ बातें की थी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही थी। एशिया कप मैं समझता हूँ कि वाइज डिसीजन है पोस्टपोन करना। अगर सितंबर में होता भी तो शायद ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती, क्वारंटाइन के मसले होते और क्राउड के बगैर होता। हम्म, होता तो क्राउड के बगैर होता। क्राउड के बगैर एशिया कप कराने का फायदा नहीं था। ठीक है। और उसमें वर्ल्ड टी जब ट्वेंटी तक का तो क्राउड देखे इंथुजियाज्म नहीं होता ना, वो मजा नहीं आता। वर्ल्ड T20 का भी मसला है कि क्राउड के बगैर इस लेवल का टूर्नामेंट कराने का फायदा नहीं है। इस लेवल का टूर्नामेंट जब होता है तो फिर उसमें तमाशाई जरूरी है। वर्ल्ड कप हो जाए, वर्ल्ड T20 हो जाए, एशिया कप हो जाए, उसमें क्राउड जरूरी है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि पीएसएल में भी क्राउड होने चाहिए, उसके बगैर मजा नहीं आएगा गफार। बिल्कुल, हमने जब आखिरी एक दो मैचेस कराची में कवर किए तो कितना हमें उसमें लिटरली बहुत बुरा लग रहा बिल्कुल लग रहा था था कि खेल नेशनल पाना जा रहा T20 भी नहीं, नेशनल T20 कायदम ट्रॉफी का मैच लग रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक इम्पैक्ट अगर हम नहीं फील कर रहे हैं तो शायद हाँ, शायकीन को भी अल्टीमेटली नहीं पहुंचा होगा। फिलहाल वर्ल्ड T20 का ऑब्वियसली पोस्टपोन तो होना है, बट असल मसला ये है कि 2021 में कौन करेगा, 2022 में, चूंकि 2023 में फिर मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप है, फिर आईसीसी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से प्रोसीजर तय होना है, कंटेंडर्स आएंगे, फिर ऑब्वियसली उनमें से नॉमिनेशन हो जाएगी। ये सब इस महीने लाइकली है, बट वे फॉरवर्ड आपको जो लग रहा है 2021-22 में, समझते हैं ये मसला कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियसली सॉल्व तो हो जाएगा किसी भी तरह, और शायद 2021 में मोस्ट लाइकली इंडिया ही इसको होस्ट करेगा। बट आपके ओपिनियन? मेरा ख्याल है कि दोनों वर्ल्ड कप एक एक साल आगे हो जाएंगे। 2020 वाला 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2021 का जो इंडिया में शेड्यूल है वो 2022 में जाएगा। 2023 तक का ब्रॉडकास्ट का साइकिल है ना, तो ब्रॉडकास्टर को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर को हाँ ये इशू हो सकता है कि बैक टू बैक 2 साल इंडिया में क्यों टूर्नामेंट हो रहा है। अब ये देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया किस तरह इस पर एग्री करता है। लेकिन दोनों तजावीज है कि एक टूर्नामेंट इंडिया में होगा, एक टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में होगा, और फिर अपने जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसकी तरफ जाएंगे। बट ठीक है, अगले साल और फिर 2000 अगले साल खवातीन का वर्ल्ड कप भी है और उसका उससे पहले से क्वालिफायर भी होने हैं। तो अभी आईसीसी के लिए भी आगे बड़े चैलेंजेस दरपेश है कि किस तरह अपने कैलेंडर को, और क्योंकि बहुत सारे मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी ठहर गए हैं, उसको भी इसके लिए विंडो भी निकाल ली। तो अगले आने वाले दिन आईसीसी के लिए बड़े चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और जनाब बहुत सारे लोगों ने जो है वो पूछा ट्वीट्स में और डीएम करके मैसेंजर्स पर, फैजान को भी यकीनी तौर पे मैसेज आते होंगे, मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको के इलेक्ट्रिक के अलावा भी डीएम आते हैं? हाँ, के इलेक्ट्रिक के अलावा भी डीएम आते हैं। तो फैजान, काफी लोगों ने सवाल किया और मैंने इसका जो अपनी दानिश में जो मेरा एक एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मैंने लोगों से ये जरूर कहा इनिशियली कि अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या टीवी जर्नलिज्म हो या राइटिंग हो या वट एवर, अब तो डिजिटल की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फैजान लोगों को बताई, ऑब्वियसली आप इसमें ज्यादा डिटेल में बताइएगा, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आप, कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है बिजनेस में और स्पोर्ट्स में। तो बहुत ज्यादा इसको हम स्पेशलाइज कहते हैं कि इसको समझना या इसकी डेस्क का मेंबर होना, इसके लिए बहुत आपका अपना इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज, अपना पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन के बगैर और इस कहते हैं ना इसकी जो हंगर है वो, उसकी बहुत जरूरत है। फिलहाल अगर कोई नया बच्चा, जिन्होंने खासतौर पर आपको भी ये मैसेज आते हैं, आज इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं, और ये चीज मैं अलहदा से भी बहरहाल इसको हम पोस्ट करेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मास कम्युनिकेशन स्पेशली जो स्पोर्ट जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, हाउ टू गेट स्टार्ट, उनको एक प्रॉपर छोटी सी अगर आप एक गाइडलाइन या हेल्प दे सकें कि किस तरह इस दौर में आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी बुनियादी जरूरी है आज किसी भी फील्ड में, और जर्नलिज्म में आप आए तो किसी भी बीट में आप हो। सबसे पहले तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप जर्नलिज्म में तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जर्नलिज्म में आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए। आप जिस भी बीट में कर रहे हैं उस बीट के हवाले से आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें हो रही है। दूसरा, मेहनत, हार्ड वर्क। तीसरा, पढ़ो, रीड अ लॉट, जितना आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़े, दादो शुमार पढ़े। सेकेंडली, किसी भी फील्ड में आप जर्नलिज्म में हो, सुनी सुनाई बातों पर बनाकर खबर ना बनाएं, रिपोर्ट ना करें। आप जो इत्तला आपको जहां भी मिले उसको मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। इट्स ऑलवेज कि आप देर हो जाए गलत होने से पहले, आप 5 मिनट देर से खबर फाइल करें लेकिन खबर आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। आप मल्टीपल जगह से चेक करें और नेवर ट्रस्ट
योर मेमोरी, सबसे मेन चीज। आप ये ना सोचे कि यार मुझे जहन में आ रहा है तो उस मैच में शायद उसने ऐसा ही किया होगा ना। अब हर चीज इतनी डिजिटाइज हो गई है। हम्म। पहले हमारे जमाने में तो हम पुराने स्कोर कार्ड्स भी बहुत सारे रखे होते थे, वो लेके चल रहे होते थे। अब आपके पास इतनी वेबसाइट्स हो गई, आप पुराने स्कोर कार्ड्स निकालें, आप स्टैट्स देखें, मेमोरी पे ना जाए आप। हो सकता है यार आप एक दो रन ऊपर नीचे हो जाए आपकी मेमोरी, तो वो फैक्चुअली गलत हो जाएगा। चाहे आप 6,000 रन आपने 10 इनिंग में किए, या आप गलती से उसको 11वीं इनिंग में करा दे, तो आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गए। ठीक तो है। आपको मैं ये तो मिसाल दे रहा हूँ, 10 11 इनिंग में तो नहीं हो सकते, बट बात ये है कि आप एक आध इनिंग, एक आध रन भी आपने फैक्चुअली इनकरेक्ट मिस कर दिया, तो वो गलत चीज हो गई उससे। ये कि गलत चीज गलत है, चाहे एक रन की गलती हो, चाहे एक इनिंग की गलती हो। तो नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। बिल्कुल, ये बड़ी बेसिक और बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है जो फैज़ान ने शेयर की, और ये बहुत ज़रूरी थी फैज़ान। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मास कम्युनिकेशन के, जिनका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं ये चाहता था कि एक ही दफ़ा वीडियो बना के जवाब दूं, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप जो आपके फेसबुक पे मैसेंजर पे आजकल बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं, और इसी तरह ट्वीट के ज़रिए भी। तो फैज़ान, ऑब्वियसली जो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है ऑलरेडी, एक तो मैंने थोड़ा सा रुझान ये देखा, मेरे पास भी कुछ जब बच्चे आए जिनको इंटर्नशिप करनी थी, उन्होंने की भी। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अब यूनिवर्सिटीज वाले हैं, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि मैंने देखा कि उन बच्चों को अपने बिल्कुल फाइनल ईयर तक भी वो जो एक आप बात कर रहे थे ना, खुद लिखना पढ़ना, उसका रुझान, फिर अब तो बहुत ज़्यादा आसान ये हो गया कि इंटर्नशिप आपको ना भी मिले, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर कोई छोटा पीस उठाएं। जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट के किसी मौजू पे लिख कर किसी भी वेबसाइट को भेज सकता है। ब्लॉग आजकल छप जाते हैं, अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपकी कोई रुकावट ही नहीं है। तो फिलहाल जस्ट एक बेसिक आखिरी आपके लिए, आपके कोई अगर गाइडलाइन, कि कोई बच्चा जो मास कम्युनिकेशन में है ऑलरेडी 1 ईयर या 2 ईयर हो गया या 3 ईयर हो गया है, और वो अभी तक सोच रहा है यार कि मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में कैसे आना है, एक स्पोर्ट्स के हवाले से भी और वैसे आपके ख्याल में क्या गाइडलाइन हो कि वो बच्चा बजाय इसके कि बेचारा, मुझे अपने बहुत करीब में ऐसे बच्चे मिले जो फाइनल ईयर में भी थे, और वो मुझसे पूछ रहे थे यार कि न्यूज़ कैसे लिखी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी मेरे ख्याल में इस हवाले से सोचना चाहिए कि मुख्तलिफ इदारों में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें इंटर्नशिप के लिए। बिल्कुल। अच्छा देखो, एक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने यंगस्टर्स की बात की। मेरा आजकल जितने यंगस्टर्स से सामना हुआ, उसमें 80% तो शायद एंकर बनना चाहते हैं। तो और पढ़ने का शौक, शायद सिर्फ़ बोलने का शौक रखते हैं। हुँ, पढ़ने का इतना शौक रखते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, हुँ, बट एक ये भी एक फैक्ट है। हमेशा मैं एक चीज़ अपने तमाम दोस्तों को, या मेरे साथ कभी कोई जूनियर या कोई नया इंटर्नशिप पर आता है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि यार, रिपोर्टिंग या जर्नलिज़्म ये स्विमिंग की तरह है। आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। खबर लिखना भी या खबर बनाना भी आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। बिल्कुल ठीक। ये स्विमिंग की तरह है, जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे, आपको नहीं आएगा। बात ये है कि आजकल अच्छे टीचर्स, अच्छा सिखाने वाले कितने मौजूद हैं। हमारे दौर में समीउल हसन भाई थे, समी बर्नी भाई थे, वहीद भाई थे। मेरे अपने जिस अखबार से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अनवर सनराय साहब मेरे एडिटर थे। बहुत हम 6-7 महीने तक हमारी खबरें छपती नहीं थी। हमें एक खबर 15-15, 18-18 बार लिखवाई जाती थी, और उसके बाद भी नहीं छपती थी। अच्छा, फैज़ान यहाँ कहता है, क्लास में बड़ा लेकिन मज़े का एक किस्सा याद आ रहा है। शब्बीर सिद्दीकी साहब होते थे, जिनका आई थिंक हाँ, परचम पहले हाँ, न्यूज़ वन में थे, हाँ, कुछ अरसे पहले उनका हाँ, इंतकाल भी हुआ। हाँ, जानता हूँ। तो मुझे याद है कि मैं जब न्यूज़ वन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने खबर बनाई, तो वो खबर जो है ना, प्रिंट आउट उसका, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने बहुत बदतमीजी से, लेकिन उन्होंने ऐसे करके ना, क्योंकि जल्दी में तो वापस भेज दिया, मियाँ वापस ले जाओ। हुँ, हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। हाँ। अच्छा, मुझे बुनियादी बात ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड में आएँगे तो आपका स्टार्ट कैसे होगा? आज फैज़ान 20 साल बाद आजकल ऐसा नहीं है, हाँ, गफ़ार, आजकल ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। हो रहा, बहुत आजकल नफ़्स-ए-नफ़्सी का एक तो दौर है। अच्छा, वो गलती पता है क्या थी 2-3 फैज़ान, वो वजूहात मैं है। गलती बता रहा हूँ सिर्फ़ ताकि इसकी लोगों इसकी को पता चले। इसकी 2-3 हाँ, इसकी 2-3 वजूहात है गफ़ार। एक तो अखबारात का रुझान वैसे ही कम हो गया है। हाँ, अखबारात में अब वो वाली चीज़ नहीं रही, क्या जिस तरह हम तो पहले पेन से स्टोरी लिखते थे पर्चे में, फिर वो जाती थी। अब तो वैसे ऑलरेडी डिजिटाइज़ अखबार का रुझान वैसे ही कम हो गया, और जहाँ है, वहाँ पे ऑलरेडी डिजिटाइज़्ड हो गया सिस्टम। अब प्रॉब्ली शायद एडिटर और रिपोर्टर्स में फ़र्क बढ़ गया है। न्यूज़ एडिटर्स पे, सब एडिटर्स पे काम का बोझ ज़्यादा आ गया है। और उसके बाद फिर अगर आप टीवी में आते हैं, तो टीवी में आप अगर किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे डेस्क पे 8-10 लोग मौजूद हैं, वहाँ पे तो आपके पास सिखाने वाले शायद हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली टीवी चैनल्स में ऐसा है नहीं। और आप हर हर अगला लम्हा आपकी डेडलाइन है टीवी में, हर अगला लम्हा आपकी डेडलाइन है। तो बिल्कुल ठीक। उसमें मौका नहीं मिल सकता। तो ऐसे में ज़रूरी क्या है
के यूनिवर्सिटीज जहाँ आपने समझ ले कि जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है, वो यूनिवर्सिटीज अपने मैगजीन्स और अपने अखबारात का सिलसिला शुरू करें और वहां पर पार्ट टाइम के तौर पर जो बंचे हुए जर्नलिस्ट है, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जो काम करते हैं, जिनको बायलिंगुअल है, जिनको मल्टीपल तजुर्बा है, अखबार का भी, टीवी का भी, न्यूज एजेंसीज का भी, वायर सर्विसेज का भी, वो आके बच्चों को गाइड करे और वो उनकी रहनुमाई करते रहे, ताकि 1-1.5 साल जब वो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में काम करते हुए आएंगे तो उनको सीखने को मिलेगा। आजकल तो सॉरी टू से बेसिक्स भी बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। अगर आप एक डेस्क पे मौजूद है और आपके पास एक यूनाइटेड नेशन की प्रेस रिलीज आई या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस रिलीज आई, या आप स्पोर्ट्स में तो आपके पास आईसीसी या फीफा की प्रेस रिलीज आई, तो भाई अगर आप उसका जब उर्दू तर्जुमा करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि उस प्रेस रिलीज को हूबहू वैसा ही लिखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको, उस प्रेस रिलीज को पढ़ना है, उसमें से अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट की चीज को निकालना है और बिल्कुल फिर ठीक। उसको खबर बनाना है। अब जिस तरह पिछले दिनों फीफा का एक प्रेस रिलीज आया था कि जब उन्होंने सॉलिडारिटी फंड का ऐलान किया था, तो वो प्रेस रिलीज था कि भाई तमाम फेडरेशन को, भाई मैंने फिर उसमें से ये स्टोरी निकाली कि यार पाकिस्तान समेत 201 ममालिक को फीफा से 1.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और आपको उस स्टोरी में जब फीफा ने कंफर्म कर दिया कि ऑल 201 मेंबर मुल्कों को मिलेंगे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को भी मिलेगा, तो उसमें आपको फर्दर कंफर्मेशन की जरूरत है नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली इसको ऐड करके और फिर आप उसमें 3 लाइनें ऐड करें, 2 पैरा ऐड करें कि यार पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या, और फिर आप आगे फीफा वाली स्टोरी को कंटिन्यू करें। तो खबर बनाने में ये सारे अवामिल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से किसी अनाउंसमेंट को देख रहे हैं। अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोजाना चार्ट इसकी सिचुएशन रिपोर्ट देता है कोविड के हवाले से, तो जब वो रिपोर्ट आती है तो आप में उसमें पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का या फिर ग्लोबल इंटरेस्ट ये दिखता है। हो सकता है वो लिस्ट आपको मिले तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिले, तो जरूरी तो नहीं है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही आप फौरन खबर बना दें कि आपको ये देखना है कि यार पाकिस्तान में कितने रिपोर्ट हुए, या हाँ फिर आपको ये देखना है कि आज अमेरिका में इतने, ये तो सबसे ज्यादा एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार पिछले 10 दिनों में या पिछले 1 महीने में कहाँ का एक पर डे क्या चीजें मैटर होती रही थी। और स्पोर्ट्स में मैं एक और चीज बताऊं जो नए लोग आना चाह रहे हैं फील्ड में, मैं, मेरी एक आदत है कि जब भी कोई मैच होता है ना, तो मैं उस मैच में पार्टिसिपेट करने वाले, और खासतौर पर पाकिस्तान के मैचेस में मैं ये जरूर करता हूँ, तो उनके स्टैट्स एक बार प्लेयर्स के देख लेता हूँ, ये नोटिस कर लेता हूँ कि कौन कौन सा माइलस्टोन करीब है इस मैच के हवाले से, सो इंडिविजुअली भी, ग्लोबली भी, बायलैटरल हेड टू हेड भी, वो चीजें मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि यार ये चीजें इस मैच में होने वाली थी, तो मुझे आइडिया होता है कि यार ये हो गया फॉरन टिकर बना के ऑन एयर किया। ये भी जरूरी है कि जब आप अगर स्पोर्ट्स में आप देख आप पता है कि आज एक मैच है, तो आप एक बार, और इस बार अब तो स्टैट चेक करना बहुत आसान हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो विजडन की पीली मोटी मोटी किताबें लेके हम बैठे होते थे, और मुझसे पहले तो जब, उससे पहले शायद और मुश्किल होता होगा, लेकिन पढ़ा करें, चीजों को फॉलो किया करें। और एक और चीज अब्दुल गफ्फार, हर गेम के बुनियादी रूल्स जरूर पढ़ा करें, और मुख्तलिफ कवायद जवाब, जिससे अगर हम क्रिकेट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कवर होता है, तो आपको क्रिकेट के बुनियादी उसूल तो पता होना चाहिए, प्लेइंग कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और हर टूर्नामेंट में, अक्सर बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में प्लेइंग कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वो सिर्फ इस हवाले से कि पॉइंट्स टेबल पे या रेन इफेक्टेड मैचेस के हवाले से थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो भाई हर टूर्नामेंट से पहले आप उसकी प्लेइंग कंडीशन पढ़ लें। उसके अलावा जो चीज बहुत जरूरी है वो एंटी डोपिंग और एंटी करप्शन के लॉज आप पढ़ें। ये ना हो कि जिस दिन कोई केस आए और आप फिर उस दिन निकाल रहे हो, आप पता चला आप एक तरफ आपका बीपर है और दूसरी तरफ आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सी क्लॉज में क्या लिखा है। तो आपको पता, आप पूरी याद ना करें, लेकिन आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि यार 2.4.4 में क्या लिखा हुआ है, या करप्शन खुद करने के लिए कौन सी क्लॉज अप्लाई होती है, या किसी को एनकरेज करने के लिए कौन सी क्लॉज अप्लाई होती है, वो चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। और एंटी रेसिज्म कोड भी मैंने भी बड़ा देर से पढ़ा था, लेकिन मैंने समझा जब सरफराज का केस हुआ था, तो मैंने एंटी रेसिज्म कोड को समझने की कोशिश की थी, और इसमें कहाँ का क्या क्या चीजें आती। तो ये एटलीस्ट क्रिकेट आप पढ़ रहे हैं तो क्रिकेट के हवाले से, हमारे मुल्क में ज्यादा क्रिकेट होती है तो करें। स्नूकर हमारे यहाँ दूसरा बड़ा मेजर स्पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्नूकर के रूल्स क्या है, जब टेबल पे सारी बॉल्स रखी हैं तो उससे कितने पॉइंट्स हैं, और अगर एक
चेरी पॉट हो गई तो उसके बाद कितने मैक्सिमम पॉइंट्स है, ब्लैक बॉल के क्या पॉइंट्स है, पिंक के क्या है, ब्लू के क्या है, ब्राउन के क्या है, ग्रीन के क्या है, येलो के क्या है, ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर व्हाइट बॉल को आपने टच कर दिया तो फाउल होगा, अगर स्टिक के अलावा आपने टच कर दिया। तो बहुत सारी चीजें है जो जानना जरूरी है। गोल्फ बज़ाहिर बड़ा बोरिंग स्पोर्ट है, लेकिन मैंने कवर किया है, और गोल्फ कवर करने का मजा आपको होल बाय होल है। जब आप होल बाय होल गोल्फ कवर करते हैं और जब आप समझते हैं कि बर्डी क्या है, ईगल क्या है, बोगी क्या है, डबल बोगी क्या है, और जब आप इन चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप फिर स्टोरी लिखते जाएंगे, और होल बाय होल जब आप स्टोरी लिखेंगे तो मजा आएगा आपको। आप जब सिर्फ लीडर्स बोर्ड देख के आप खबर बनाएंगे तो सिर्फ 5 कॉलम की 5 लाइन की खबर बनेगी कि यार ये इतने अंडर पार के साथ या इतने ओवर पार के साथ इस नंबर पर है। लेकिन जब आप होल बाय होल लिखेंगे ना तो आप 1000 वर्ड की स्टोरी भी आराम से लिख देंगे। फिर गोल्फ कलरफुल लगेगा आपको जब आप ये रूल समझ जाएंगे ना कि अब इसमें एक चीज भी है, कुछ होल आपको 4 हिट्स में करना है, कुछ 3 में करना है, कुछ 5 में करना है, तो ये भी बड़ा मजे का होता है। कोर्स हर जगह मुख्तलिफ होते हैं, विंड किस डायरेक्शन की हो रही होती है, ये चीजें भी आप अगर जब इन्वॉल्व करेंगे ना अपनी राइटिंग में, तो फिर आपको लिखने का मजा भी आएगा और पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा भी आएगा। वंडरफुल फैजान, मेरे ख्याल में जितने लोगों ने जितने सवाल किए थे, अभी और फुटबॉल का शायद, नहीं बताया, फुटबॉल और हॉकी का हाँ नहीं बताया। हाँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ जरूर ऐड करूंगा, फैजान ने जितनी बातें की ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अपना, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इन लास्ट बताऊं, फैजान तो माशाल्लाह मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कि जब मैं ऑब्वियसली, आप जब टीवी में होते हैं या जब आप अपने लिहाज से चीजें कर रहे होते हैं, सडनली आप जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं, अल्लाह करे कि आप में से कोई शायद जिनको शुरू में ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल जाए, आप तो इंटर्नशिप है, इदारे में जरूरत भी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैजान जो मुझे याद है ना, कि स्पेशली जब मैंने डॉन के लिए लिखना शुरू किया, तो मुझे पहले ही दिन इस चीज का एहसास हो गया था कि किसी, वैसे तो ओवरऑल सब जगह, क्योंकि लेकिन मैं बड़े इदारे जैसे जियो है या डॉन है या इनकी वेबसाइट है, वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा एडिटोरियल का ख्याल रखा जाता है, और वहां हाँ बॉस क्रेडिबिलिटी आपकी एक दफा बनती है। अगर आप देखो, एक दफा आपकी गफ्फार, क्रेडिबिलिटी खराब जिस हुई तरह मैंने एक स्टोरी बात की गाँव में, ना, अल्लाह ना करे, तो बस फिर गए आप, और मुश्किल हो आपको जाती एक और चीज रखनी चाहिए, नेवर एज्यूम कि आपके रीडर को सब पता है। है। आपको सारे एग्जैक्टली। फैक्ट देने हैं और फैक्चुअली करेक्ट भी होना है, लेकिन और ये एज्यूम नहीं करना आपने कोई स्टोरी लिखी और उस स्टोरी को बैकग्राउंड नहीं लिखा, ये हम्म। एज्यूम कर लिया कि अरे तो सबको पता है। नहीं, आप जब भी स्टोरी लिखेंगे आपने उसमें उसका बैकग्राउंड जरूर देना है। ठीक है, टीवी में हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वेब के लिए लिख रहे हैं, आप प्रिंट के लिए लिख रहे हैं, तो आपको उसका पस मंजर बताना है, ये इवन एज्यूम इवन नहीं फैजान, जब आपने करना। टीवी का जिक्र किया, तो वहां तो हमें ज्यादा ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको इतनी अच्छी कमांड हो उस स्टोरी के बैकग्राउंड पे, कि आपको हम्म, वो जो 6 लाइनों में या 1 मिनट के पैकेज या ओसीवीओ में भी अगर 30-40 सेकंड में आप उसको समोए इस तरह कि हाँ। आपके रीडर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, वो ज्यादा मुश्किल अच्छा, है लेकिन हमारे बहुत डिमांडिंग सारे भी जो है। दोस्त, एक अभी टीवी की बात हो रही तो बहुत सारे दोस्त टीवी के स्क्रिप्टिंग में गलती जो करते हैं बुनियादी तौर पर। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए आरिफ हसन ने कहा कि मैं ये कर दूंगा या हम्म। मेरी ये राय है। नेवर। आप टीवी के स्क्रिप्ट में आप मैं नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं या एंकर पढ़ रहा है तो दिस विल से कि एंकर करेगा ये या वॉइस ओवर। जनरल आरिफ हसन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, वेरी गुड ठीक पॉइंट। है ना? हाँ, जब जब आप शॉर्ट ऐड कर रहे हैं साउंड ऑन टेप या जो हम कहते हैं, तो ठीक है, वो तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने बारे में कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो जनरल आरिफ हसन ने कहा कि वो ऐसा करेंगे या उनका ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, ये कभी नहीं लिखेंगे। और अक्सर हम क्या लिखते हैं कि हमने ओसी लिख दिया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल आरिफ हसन ने कहा है कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वीओ शुरू होता है, ये बात उन्होंने फला 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 जगह ना, कौन सी बात? वीओ ओसी एंकर ने पढ़ा, वीओ से आप विजुअल में आ गए। बिल्कुल ठीक। ये बात कौन सी बात उन्होंने कही? वो ओसी वाली बात फिर वो बंदा रिकॉल करेगा कि ओसी वाली बात क्या है? नहीं। आप फिर आप देखें कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते या मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा इस तरह किया। तो ये दो तीन बड़ी चीजें जो आजकल लोगों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। ये लास्ट वाला जो पार्ट था ना, ये नए वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो भी आए नहीं है, ये वो बच्चों के लिए जो आ सबके लिए, चुके हैं। ये सबके तो लिए, ये बहुत बेसिक सबके और लिए। बहुत ये एक्सपीरियंस वाली इन्फॉर्मेशन, जो कि टीवी के जर्नलिज्म में भी बहुत मजा है, लेकिन उसमें बहुत, जैसे फैजान ने कहा कि
टिकर हो, हेडलाइन हो, हर बुलेटिन में। फिर ऑब्वियसली ये भी होता है ना कि जैसे मैं अगर बैठा हूँ डॉन में तो मैं चेक कर रहा होता हूँ कि फैजान लखानी जो है वो अगर उन्होंने कोई स्टोरी किया, ये भी बहुत जरूरी। मैं अपने खासतौर पर जो मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, मैं उनको जरूर ये कहता हूँ कि यार आपका पैशन क्या होना चाहिए। कभी कभी आप नंबर वन नहीं होते, लेट इज यूम फैजान के पास कोई स्टोरी, और ये हर बंदे के पास, फैजान नोज इट, स्टोरी हर बंदे के स्टोरी पास कहीं ना किसी की भी किसी रात की नहीं नहीं है। है, किसी की नहीं है। कल गफ्फार, माइट भी स्टोरी मेरे पास किसी की भी एक्सक्लूसिव रात हो, फैजान के पास हो। हाँ, तो काम बड़ा अच्छा हो सकता है। मैं अपने टीम में भी लोगों को ये कहता हूँ कि टीवी में स्पेशली बहुत जरूरी है कि आपकी जो मॉनिटरिंग है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या मैं जैसे फैजान के हर ट्वीट को पढ़ता हूँ, आसिफ के ट्वीट को पढ़ता हूँ, वहीद भाई के ट्वीट को पढ़ता हूँ, आपको पता हो कि बेसिकली आपके अलावा भी जो सब एक आपका मीडिया है, अब तो डिजिटल ने बड़ा आसान कर दिया। पहले तो अखबार खरीद के या अखबार हासिल करके आपको खबरें तलाश करना पड़ती थी, अब तो इंटरनेट पे सब है। आप सुबह अखबार पढ़ लें सारे, आप सारी वेबसाइट से गो थ्रू हो जाएं, अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ट्वीट्स पढ़ लें, तो आप काफी हद तक इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते जैसे फैजान ने कहा, तो भाई फिर जर्नलिज्म में आना थोड़ा सा आपका एक आना तो और आसान चीज होगा, अब्दुल सर्वाइव गफ्फार, एक करना और चीज मुश्किल हो मैं जाएगा। तमाम दोस्तों से कहूंगा, और इसमें सभी का भला है और ओवरऑल इंडस्ट्री का भला है। वी मस्ट लर्न टू गिव क्रेडिट। बिल्कुल अगर एक स्टोरी, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा, किसी ठीक का है, जिक्र नहीं कर रहा, फेयर लेकिन इनफ। अगर एक स्टोरी एक्स बंदे ने की है, एक्स ऑर्गेनाइजेशन में छपी है, तो जब बाय दोबारा उस स्टोरी को कैरी कर रहा है तो क्रेडिट दे कि यार फला ने वहां पे उससे बात करते हुए ये बात कही। जब तक हम ये नहीं, ये बुनियादी तौर पर देखें, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें बुनियादी एथिक्स समझने चाहिए कि अगर हम कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट करें कि ये बात कहाँ कही। अगर हमसे नहीं कही तो हम एट्रीब्यूट करें कि कहाँ कही। ये चीजें थोड़ी बहुत, क्योंकि हम मिसलीड नहीं कर सकते किसी को भी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने एक इंफॉर्मेशन दी कि सौरव गांगुली ने विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू में कहा, अगर हम सिर्फ ये कर दें कि सौरव गांगुली का ये कहना था, यार ऑडियंस को पता होना चाहिए, व्यूअर को पता होना चाहिए, रीडर को पता होना चाहिए कि सौरव गांगुली ने बात कही कहाँ। और फैजान इस दौर में स्पेशली कि जब अब हर बंदे को पता है कि कहाँ इंटरव्यू क्या हुआ, वो खुद देख सकता है और जो डिजिटल से नहीं, उस तक अगेन पहुंच जाता है। ये एज्यूम नहीं और करना। नहीं नहीं, अगर ये मैं क्या कह रहा एज्यूम हूँ, नहीं करना, और हमारी जिम्मेदारी मैं ज्यादा आपको बनती है बताऊं, कि अपनी क्रेडिबिलिटी हमारी बनाते हुए उसको जिम्मेदारी बनती है मेंशन कि कर दें हम हम। अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, व्यूअर को पूरे हकायक बताएं। बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं आप। हमारी जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल, और चूंकि इससे ये होगा, जैसे मैं ये मेरा पॉइंट ये था फैजान, कि अब अगर आप नहीं करते ना ऐसा, तो लोगों को पता है, तो फिर लोग आपका तासुर नहीं अच्छा लेंगे कि इन्होंने वो चीज छुपाई या पूरे हकायक बयान है। नहीं किए, जो अगेन एक मीडिया के लिए शायद अच्छी चीज नहीं होगी। दूसरा, आखिर में मेरी एक सिर्फ ओपिनियन होगी फैजान से एक और चीज गफ्फार, एक और चीज, श्योर मैं श्योर। नए आने वाले बच्चों को, या जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, किसी से पर्सनल नहीं, अगर आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपकी पहली ड्यूटी इदारे को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। पहली ड्यूटी ये नहीं है कि आपने टिकर ट्वीट कर दिया, आपने पहले ट्वीट कर दिया और बाद में इदारे को रिपोर्ट करना नहीं है। और ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी, ये बहुत ज्यादा हमारे कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। आपकी चीज ऑन एयर हो जाए, देखें, और दो तीन चीजें ऐसी होती है। अब अगर कोई एक पब्लिक अनाउंसमेंट है और वो पीसीबी ने सोशल मीडिया के थ्रू किया, तो चलो ठीक है, वो आपने ट्वीट कर दिया, वो कर बिल्कुल ठीक दिया। है। कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है या कोई अनाउंसमेंट है, वो तो आप कम से कम उसको होल्ड करें। फैजान ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसको यहाँ दोहराता हूँ कि जैसे पाकिस्तान टीम अनाउंस होती है, तो ये आने हाँ, वाले बच्चों को समझाने के लिए कि हम ये नहीं करते, फैजान की भी कोशिश होती है और हम एक दूसरे को कहीं ना अगर, और हम भी ये चुपके चुपके भी कर रहे होते हैं आज, लेट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, फैजान भी से एग्री करेंगे कि हमें पता होता है कि अगर मैं फैजान ने पहले ट्वीट किया और मैं उसके बात कर रहा हूँ, तो मैंने फिर कोई और चीज जरूर तलाश करनी है या मैंने उसमें मेहनत हाँ, करके एड ऑन कर लेना है। ये होती है वो जुस्तजू जो आपको एक अच्छा सहाफी बनाती है, कि मैं कोई ऐसी चीज जरूर उसकी इख्तरा करूं जो मेरे लिहाज से मेरी एक बहुत डिफरेंट हो। लाइक पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट होगी तो इट नॉट ये कि आप लिस्ट डाल दें जी पाकिस्तान टीम अनाउंस, आपको ये देखना होता है या आपको अपने व्यूअर को बताना होता है यार कि इसमें कौन मेन इन हो गया, कौन आउट हो गया, अगर कोई एक्सक्लूड है उसकी रीजन क्या हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इंजरी पर ड्रॉप है तो आप बोले जी उसको ड्रॉप कर दिया गया, नो, यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन, या आपको पता हो कि वो उसकी इंजरी का कोई इशू था, दैट्स व्हाई ही हाँ। इज नॉट पार्ट ऑफ द और प्रेस स्क्वाड। रिलीज इज नॉट अ स्टोरी। एग्जैक्टली। प्रेस रिलीज स्टोरी नहीं आई है, प्रेस हेट रिलीज टू सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का वर्जन है। गेट माई बाई लाइन ऑन द प्रेस लीजिए, अपनी खबर यार आप हाँ, निकाल लें या इंटरव्यू कर लें। हाँ, प्रेस रिलीज इज नॉट द स्टोरी। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो प्रेस रिलीज हाँ को बाय लाइन भी छाप देते हैं। चलें, लेकिन बहरहाल नए आने वाले बच्चों के लिए नहीं कि जो हमने इतनी फैजान ने बातें की, सिर्फ इंकरेजमेंट के साथ आपको प्रोफेशनली फैजान की जाने से बहुत अच्छे 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और सिर्फ एक चीज आखिर में मैं इसको ऐड करना चाहूंगा फैजान के क्लोजिंग रिमार्क्स के, यूट्यूब जरूर करें आप लोग, जितने नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ लोग हमसे डायरेक्ट भी हो जाते हैं, नंबर्स भी मांग रहे होते हैं या
हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो फैजान ने बात की, तकाजा है आजकल के दौर का, हम भी इसीलिए अब इसको यूट्यूब पे ही कर रहे हैं क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का वे है। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपकी रिसर्च, आपका अपना स्ट्रॉन्ग, इंटरव्यू करना बहुत आसान है। आप इतनी मेहनत करें कि आप किसी सवाल कर रहे हो जो दूसरे को पसंद आए, सुनने वाले को भी, जवाब देने वालों को, ताकि पता चले कि आपकी नॉलेज या आपने एटलीस्ट उस स्टोरी पर कुछ पढ़ने की कोशिश की है। फिजान, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात कि यार आप पढ़ें, मेहनत करें और आप अगर कोई स्टोरी पे काम करें तो आपको उस स्टोरी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको उस शख्सियत के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने इस टॉपिक पर माजी में ये बातें कही है। अगर किसी को मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि यार शाजिब खानज़ादा को देखो कितनी अच्छी तैयारी करता है इंटरव्यू के लिए, और वो मतलब चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं, वो पॉलिटिकल शो करते हैं, लेकिन वी कैन ऑलवेज लर्न। यार इतना प्रिपेयर्ड हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यार क्या 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 चीजें माजी में हुई है। और तीन बहुत जबरदस्त किस्म के गुरुज कह लें, उस्ताद कह लें, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ तो ऑफिस में वो तीनों मेरे पास, मुर्शद साहब अभी बीमारी में है तो वो जरार साहब और मुर्शद अली साहब, तो मैं देखता हूँ उनको, मैं सिर्फ उनको देख रहा होता हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं। बहुत पहले आके कुरान से पहले बैठे होते हैं, चाहे तो जितने बड़े नाम हैं तो शायद कुरान से पहले आ जाएं, लेकिन आके बैठे होते हैं एक स्टोरी पे काम। फिर उनका तो कैनवस बहुत बड़ा है। हम तो ऑब्वियसली स्पेशलाइज हैं स्पोर्ट्स के, हमारा एक फील्ड है पॉलिटिकल मामलात पे, फिर उसमें जितने सोशल इश्यूज हैं उस पर आपको बहुत अपनी गिरफ्त, अपनी रिसर्च, आप एक्यूरेट हो। तो आई थिंक मैंने उनको भी बहुत ऑब्जर्व किया, और ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उनको काम करता हुआ देखते हैं कि वो कितनी जिम्मेदारी से हदर हटके के लिए सारी प्रिपरेशन करते हैं। बेशक बेशक। और दूसरा एक और चीज चलते चलते कहूंगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन डू नॉट मिस यूज इट। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन डू नॉट मिस यूज इट। आपके लिए आजकल वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया है। आप इसको यूटिलाइज करें और अपना कंटेंट भी शेयर करें, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें और नेवर गेट मिसलीड बाय फेक अकाउंट्स। ये जो आपको एक कॉल लगती है कंफर्म करने में कि यार ये आपका अकाउंट है। और फैजान ने जो बात की ना, दिस इज द एंड ऑफ दिस डिबेट के जो कंटेंट है, लाइक अगर आपने कोई राइटिंग लिखी है, कोई ब्लॉग लिखा है, फैजान ने स्टोरी की है, मैंने की है, किसी ने की है, मजा ये है कि आप उस स्टोरी, उस मेहनत को शेयर करें, बजाय इसके कि आप वैसे ही लिख दें। क्योंकि जो स्टोरी पे आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनलिज्म, वो आपका एक आउटकम है जो लोगों तक ब्रीफली और इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचता है। और साथ साथ आखिर में फैजान भी एग्री करेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। दिस मैन फैजान लखानी, आफ्टर 20 years एक्सपीरियंस, ही इज टेलिंग यू एवरीथिंग। मेरा छोटा मोटा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक भी, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा आखिर में, मैंने तो उसको बहुत फॉलो किया है, फैजान इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, कि जनाब रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने सीनियर्स की, बाअदब बानसीब। ये मुझसे सीनियर है, बहुत ज्यादा नहीं, हम तो दोस्त भी हैं, लेकिन आज तक मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और इनको मैं उसी तरह से, इनसे इनफैक्ट बात करते हुए मेरा वो एक टोन होता है, या मेरी वो एक इनसे रीच होती है कि मैं इनसे कभी कभी कोई चीज पूछ भी लेता हूँ। तो ये भी आप रखें कि अपने मेंटोर्स या अपने सीनियर दोस्त, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हो। क्योंकि ना सिर्फ फैजान, बहुत सारे और हमारे, फैजान भी शायद यकीनी तौर पे करते हैं, कि बहुत सारे सीनियर्स आपको वो चीज बता देते हैं जो आपको नहीं पता होती, और वही आपको आपके इदारे में जब आप स्टोरी फाइल करते हैं तो आप वहां पर सुरखरू हो जाते हैं। बेशक ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फैजान, और बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में जो लास्ट पार्ट है, ये तमाम हमारे जो नए आने वालों के लिए, नहीं कि हमने कोई आपको आज कुछ चीज बता दी, इसको घोल के आप पढ़ के जल्दी से जर्नलिज्म बनने में आ जाएंगे या जर्नलिस्ट बन जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको और एक और चीज गफार, चलते चलते कहूंगा कि यार जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं, कोई भी मदद चाहिए, कुछ भी टिप लेनी है, कुछ भी पूछना है, हमारे सोशल मीडिया हमेशा हाजिर है, हमसे कांटेक्ट आप हमेशा कर सकते हैं। जितनी कोशिश हो सकेगी, जितना हमें आता है, हम अपने यंगस्टर्स की को बताने में और उनसे शेयर करने में कतई नहीं घबराएंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे, बिला झिझक शेयर करेंगे। तो दैट्स वंडरफुल। हाँ बिल्कुल, बिला झिझक रब्ता करें, और अगर कोई भी चीज पूछनी है ऑलवेज देयर। वेदांत, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने देखा सेशन को, अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर लीजिएगा, या फैजान या मेरे ट्विटर अकाउंट आप जानते हैं तो वहाँ भी आप फैजान से, या अगर कोई चीज़ आपके साथ जो भी वटेवर आपको सूटेबल लगे, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वी ऑलवेज, फैजान ने जैसे खुद कहा, तो आज तो वो मेरे गेस्ट हैं, तो मैं उनको ही कहूंगा कि आप उनको ज़्यादा तंग करें, लेकिन बहरहाल आपके लिए सारे हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उसके लिए प्लेटफॉर्म मेरा है यूट्यूब मौजूद भी हैं। फॉलो कर सकते हैं। हाँ, फैजान का यूट्यूब भी फॉलो करें, क्योंकि इन दी एंड हम बहुत सारी बातें, जैसे फैजान ने कहा, टीवी बहुत छोटा मीडियम है,
इवन टीवी के ऊपर भी हमारे 1 घंटे के शो में 35 मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत सारे इश्तिहार होते हैं, ब्रेक लेनी होती तो हम सीरियस न्यूज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह की है। हाँ, एजुकेशनल ये आज जो चीज़ें हमने बहुत बात कम की, डिस्कस तो होती हैं। आप मेरा भी पेज फॉलो कर लें, फैजान का पेज भी फॉलो कर लें, और बाकी हमारे जो अच्छे दोस्त हैं उनको भी। और याद रखिए, मैं फैजान का हर पेज, हर स्टोरी या जो उसका जो भी उनकी जो वीडियो होती है, वो इसलिए नहीं देखता कि इनके व्यूज या डॉलर बन जाए वो इसलिए देखता हूँ कि मेरी नजर होती है कि यार फैजान जो चीज बोल रहे हैं किसी के साथ, जाए कभी वहीद भाई के साथ कर रहे हैं, कभी आज आरिफ हसन साहब के साथ वीडियो की मैंने, वो भी देखी, इससे मेरी मालूमात में इजाफा होता है। कभी भी इस बात से आप ना किसी से प्रोफेशनली जरूर इस मामले में जेलस हो कि मैं स्टोरी कर लूं अच्छी जो हो, लेकिन हर किसी को पढ़ें, हर किसी की स्टोरी पर आपकी नजर होनी चाहिए। शायद आपको कभी गलती भी नजर आ जाएगी, कभी आप उससे सीख भी लेंगे, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन और रीडिंग, आई थिंक वो आपकी बड़ी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू फैजान फॉर योर टाइम, और अपने सवाल भेजना थैंक यू। बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब देखने वालों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।